दोस्तों, अगर घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो ये गलतियां मत करना। ये गलतियां काफ़ी महंगी पड़ सकती हैं क्योंकि आप घर पे अपनी पूरी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट करते हो। सामने आप देख रहे हो जो ये प्लिंथ बीम की कंस्ट्रक्शन हुई है, और प्लिंथ बीम मेन बिल्डिंग का पार्ट होता है। अगर मैं आगे अगर ये गलती करोगे तो उसका फल आपको आगे मिलेगा। वो अगली गलती मैं बताने वाला हूँ आपको। तो ये जो प्लिंथ बीम किया गया है, इसमें जो सरिया आप सामने देख रहे हो उसमें क्या है, सरिया बाहर दिख रहा है कंक्रीट के। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। किसी भी अच्छी कंपनी के साथ कभी कंस्ट्रक्शन की हो या आपने देखी हो, जो उसका क्लाइंट होता है, अगर थोड़ा भी सरिया या हनीकॉम दिखे वो पूरा स्ट्रक्चर तुड़वा देते हैं। क्यों तुड़वा देते हैं, क्यों इतना खर्चा करवाते हैं? क्योंकि ये काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके कंक्रीट को प्रॉपर से वाइब्रेटर नहीं चलाया, प्रॉपर से मिक्स डिज़ाइन का जो कंक्रीट आना चाहिए वो नहीं किया, जहाँ कंक्रीट को दूर से फेंका, मतलब 1500 mm से दूर से फेंका, तो ये चीज़ें आती ही आती हैं, आपको ऐसा दिखेगा ही। और कवर ब्लॉक ज़रूर ऐसी कंस्ट्रक्शन में देखो, मेन पार्ट होता है प्लिंथ बीम। अगर प्लिंथ बीम, क्योंकि पूरा लोड क्या है डिस्ट्रीब्यूट फुटिंग पे वही कर रहा है, अगर उसमें कुछ लोचा हुआ तो आपके नीचे अगर बाई चांस मिट्टी बैठी, सेटलमेंट हुई या लोड बढ़ा, तो आपके घर में क्रैक सबसे ज़्यादा तभी दिखेंगे आपने अगर प्लिंथ बीम अच्छे से नहीं किया। तो आपको ना तो हनीकॉम या गंजा बोलते हैं, हनीकॉम क्या होगा, सामने आप देख रहे हो खराब सी जगह दिख रही होगी प्लिंथ बीम में, जहाँ सरिया सामने दिख रहा होता है। और ऐसे ही होता है क्या, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, मैं फिर कॉन्ट्रैक्टर, ये हमेशा वीडियोस में बोलता हूँ कॉन्ट्रैक्टर बाज यूज़ करता हूँ, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्टर भी, ये नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन सुपरविजन रखो आप। कुछ कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में, जैसे प्लिंथ बीम हो गया, शटरिंग खुली, दूसरे दिन मिट्टी डाल दी, मतलब वो लेवल कर दिया प्लिंथ बीम के लेवल तक, आपको तो दिखेगा नहीं कि नीचे हुआ क्या है। तो होगा क्या, जो वहाँ फिनिशिंग नहीं की होगी, वहाँ से माल नहीं मारा हुआ है, तो वो जो सरिया होगा उसको पानी लगेगा, धीरे धीरे वो डिट्रॉइड होगा, वो खत्म हो जाएगा, सरिया तो रहेगा ही नहीं। और जब लोड ज़्यादा हो जाएगा वो वहाँ से क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा, और क्रैक बढ़ता बढ़ता दीवारों में आपको दिखने लग पड़ेगा। तो ये ध्यान देना है, जब भी हनीकॉम वगैरह आए उसको प्रॉपर से फिनिशिंग करो, 1/1 रेशो का माल बनाओ कंक्रीट का। एक मतलब अगर 1 किलो सीमेंट ले रहे हो, 1 किलो सैंड लो, उसका प्रॉपर माल बना के उसको मार दो, नहीं तो वो स्ट्रक्चर तोड़ के दूसरा बना दो। अगली चीज़ जो गलती है, ये सामने आप देख रहे हो, ये भी काफ़ी बड़ी गलती है। क्या किया गया है, जो कंक्रीट हुआ स्लैब का, मेरे एक कोई मित्र थे जिन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे को भेजा, क्या किया गया, कंक्रीट हुआ है उनकी स्लैब का, लेकिन उस कंक्रीटिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो इस वजह से ये हुआ है। देखो, वो अभी दूसरे दिन आके क्यूरिंग कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, और पानी क्या हो रहा है, जो कंक्रीट है पूरा पानी ऑब्जॉर्ब करके नीचे निकाल रहा है। तो ये हुआ क्या है, इन्होंने जो कंक्रीट बनाया होगा, मेन घपला वहीं हुआ है। कंक्रीट में एग्रीगेट ज़्यादा होगा, सीमेंट कम होगा, सैंड कम होगा, मतलब मिक्स रेशियो जो रहती है, प्रॉपर मिक्स रेशियो नहीं बनाई होगी। M20 का माल नहीं बना होगा, M20 M25 का बोला होगा, बना M या 10 या 15 का होगा, या प्रॉपर साइज़ के एग्रीगेट यूज़ नहीं किए होंगे। जहाँ जब कंक्रीटिंग हो रही थी तो जो वाइब्रेटर यूज़ होता है वो वाइब्रेटर नहीं किया। मेन काज हो सकता है क्योंकि साइड पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ तक कि कॉलम है यहाँ पे और सरिया इर्द गिर्द, और जिस हिसाब से कंक्रीट की फिनिशिंग हुई है, तो मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉपर सुपरविजनिंग हुई होगी, प्रॉपर कंक्रीटिंग यहाँ की गई है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ऐसी कभी नहीं करनी है। अगर बाई चांस आपके घर में ऐसी मिस्टेक हो जाती है तो दूसरे दिन शॉर्टक्रीट का माल, शॉर्टक्रीट में वो लूँगा, स्क्रीड का जो होता है 10 mm की या 6 mm की कपची आती है, एग्रीगेट आता है, उसका माल बना के पूरा एक आपको 40 mm की पूरी छत पे लेयर डाल दो, सही रहेगा। नहीं तो क्या करो, चाइना मोज़ैक जो होती है, तो चाइना मोज़ैक कर लो। बाकी तो मेन तो मैं यही कहूँगा, प्रॉपर सुपरविजन रखो, कुछ नहीं होगा। सबसे पहली गलती जो की गई है वो सामने आप देख रहे हो, ये जो कॉलम की स्टील बाइंडिंग हुई है, जो कॉलम बांधा गया, उसका सरिया बांधा गया, तो उसकी जो स्पेसिंग है, उसमें रिंग बोलो, जिनको स्टीरअप समझ आता है स्टीरअप समझो, तो उसमें जो स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है वो कितनी की गई है, 1 फुट 200 mm 250 mm, कोई प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है। मोस्टली मैंने देखा है जो ठेकेदार से घर बनाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा सब ठेकेदार ऐसे करते हैं, कुछ ठेकेदार जो पुराने ठेकेदार हैं, जो घर की कंस्ट्रक्शन करते आ रहे हैं और जिनको लोगों को ट्रस्ट है उन पे कि नहीं ठेकेदार अच्छा बनाएगा, सब ठेकेदार की बात नहीं हो रही, लेकिन कुछ क्या करते हैं, ये स्पेसिंग जो पैसा बचाने के चक्कर, क्योंकि स्टील बाइंडिंग का अलग पैसा होता है, तो उसमें वो जल्दी जल्दी काम खत्म करने के चक्कर में क्या करते हैं, जो ये सामने स्टीरअप आप देख रहे हो, इसकी स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है। स्पेसिंग मैं बोलता हूँ 200 mm मैक्सिमम हो जाती है किसी भी कॉलम में। 200 mm तो मैं बस बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। ऐसे जो सब चीज़ें डिज़ाइन करके ही होती हैं, शेयर फोर्स देखी जाती है, बेंडिंग मूवमेंट देखा जाता है, सब चीज़ें लेके ही ये स्टीरअप, मैंने वीडियो बनाई हुई है कि क्यों हम स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं, वो देख सकते हो। तो सब चीज़ें ध्यान में रख के ही प्रोवाइड की जाती हैं, डाली जाती हैं। तो आपको, मैं अगर खुद ऐसे रफली आप थंब रूल के हिसाब से चलना चाहते हो तो आप ऐसा करो,
मतलब 150 mm से ज़्यादा आप स्पेसिंग मत दो। और जहाँ लैप आता है, जहाँ सरिये दो सरिये जुड़ते हैं, आपका एक सरिया खत्म हो जाता है, लैप आता है, वहाँ 50D के हिसाब से लैप करो। 50D क्या हो गया, 50 इंटू जो भी डाया का, 10 डाया का तो 500 mm का लैप, 12 का डाया है तो 600 mm लैप, 16 का तो 850 mm, 20 का है तो 1000, 25 का है तो 1250 mm लैप आपको करना ही करना। लैप वो जहाँ लैप दोगे वहाँ स्पेसिंग जो रखोगे आप 100 mm रखना या 125 mm रखना, ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज़ यहाँ गलती क्या की है इसी कॉलम में, इस कॉलम में जो स्टीरअप की जो रिंग वो है हुक, जो हुक प्रोवाइड की गई है, एक तो उसकी प्रॉपर बेंडिंग नहीं की है, क्योंकि हुक क्या होनी चाहिए, पूरी अंदर आपकी बंद होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि सरिये को दो उंगलियों ने पकड़ के रखा है, वैसे होना चाहिए। क्योंकि जब लोड आएगा, जब जहाँ अर्थक्वेक मूवमेंट्स होंगी, तो जो मेन काम है हुक का, सरिये को पकड़ के रखना, वो वर्क ही नहीं करेगा। और आपको जो उसका प्रोवाइड करना है हुक, मिनिमम 10D आप रखो, जितने का भी डाया होगा। 8 mm का तो 80 mm की आपकी हुक होनी चाहिए, 10 mm का तो आपकी 100 mm हुक होनी चाहिए। ये चीज़ गलती की गई है। नेक्स्ट गलती क्या की गई है, जो सरिया है, वर्टिकल सरिया किया है, वो एक ही साइज का कट कर दिया है, मतलब वो सीधा जा रहा है, एक ही साइज पे कट कर दोगे तो फ्यूचर में जब उस पर लैप करना पड़ेगा किस हिसाब से, यहाँ तो कपलर यूज करने नहीं वाले हो आप, करोगे आप लैपिंग ही लैपिंग, तो लैपिंग एक जगह लैपिंग दोगे तो फेलियर तो आएगा ही आएगा, वहां से कॉलम टूटेगा ही टूटेगा। तो ये गलती आपको करनी ही करनी नहीं है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अगली गलती जो की गई है, सामने आप देख रहे हो मिस्टेक हो गई। और ये होता क्या है, सब चीजें इस वीडियो में बात करेंगे। मैं बात करने वाला हूं एंकरेज लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ, वो क्या होती है, कैसे प्रोवाइड करनी है, कितनी होनी चाहिए, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। सामने आप देख रहे हो ये हमारा जंक्शन है, मतलब जंक्शन क्या होता है, जहाँ एक कॉलम रहेगा, दोनों तरफ से बीम आएगा, मतलब कहीं दोनों तरफ से क्या, हर तरफ से जहाँ बीम जुड़ेगा मतलब एक दूसरे से, वो होता है हमारा जंक्शन। मतलब सिंपल भाषा में जंक्शन आपने सुना ही सुना होगा। तो जंक्शन में हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट लेंथ आपने प्रोवाइड करनी है। रीजन क्या है प्रोवाइड करने का, वो मैं बताता हूं। पहले रीजन है कि मतलब एक एंकरेज मिले। एंकरेज समझ रहे हो, मतलब अगर आप किसी कोई लगा लो घी की एग्जांपल लो, घी का डब्बा है, उसमें सीधी उंगली डालोगे तो वो सीधा खींच जाएगा, तो निकल जाएगा। अगर मतलब थोड़ा ज्यादा डालोगे अंदर तक तो वो रुका रहेगा। मतलब इन द सेंस बताऊं कि अगर उंगली टेढ़ी रहेगी तो एंकरेज अच्छी मिलेगी। तो वो ही एग्जाम्पल यहाँ फिक्स होती है। मतलब इसमें क्या है, एक कॉलम में जब मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगेंगे, मतलब पूरी बिल्डिंग पे हर जगह वगैरह आएगा, तो जब मतलब पकड़ के, और सरिया क्या है एक दूसरे से पकड़ा होना चाहिए, तो वो मेन काम है इधर इसका डेवलपमेंट लेंथ का। और वो कितना रखना होती है, क्या होता है, ये मैं आगे आपको थ्योरेटिकल बेस से अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ नहीं समझ पाओगे, मेरे को पता है, क्योंकि फ्रेशर होंगे तो नहीं समझ पाओगे। अगर आप साइड पे काम कर रहे हो तो थोड़ा बहुत देख के समझ गए होंगे। तो मेनली क्या मैंने देखा जाता है, गाँव में जो कंस्ट्रक्शन होती है उधर इसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो मैं आपसे मतलब एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मतलब ये मेन पार्ट है। मतलब अगर आप बीम प्रोवाइड कर रहे हो तो उसकी डेवलपमेंट लेंथ होनी चाहिए। और इंडियन स्टैंडर्ड कोड क्या कहता है, कितनी देनी है, और आपको कैसे निकाल सकते हो, आप खुद घर पे बैठे निकाल सकते हो। कोई भी मतलब ज़रूरत नहीं है आपको आर्किटेक्ट की। मैं ऐसा फार्मूला बताऊंगा, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, आप निकाल लोगे। तो ये है डेवलपमेंट लेंथ। और ये मतलब मेन काम क्या है डेवलपमेंट लेंथ का, मतलब क्या है, जो स्टील होता है वो अपना स्ट्रेस ट्रांसफर करता है कंक्रीट पे, ये भी आप ले सकते हो। मेन तो एंकरेज का काम है डेवलपमेंट लेंथ का। दूसरा जो स्ट्रेसेस आते हैं मतलब उस पे रिइंफोर्समेंट पे, वो कंक्रीट पे डाल देते हैं। मतलब उसका जो लोड आएगा बीम का, तो वो रिइंफोर्स के थ्रू अपने कंप्रेशन मेंबर पे चला जाता है। तो अभी मैं बात करता हूँ लैप लेंथ की साइड पे, फिर हम थ्योरेटिकल बात अभी बाद में करने वाले हैं। ये सामने हमारा लैप लेंथ। लैप लेंथ को सिंपल समझने के लिए क्या है, कोई भी बार है, एक 12 मीटर का मतलब बेसिकली आता है बार, तो उसको 12 मीटर के बाद अगर 14 मीटर है, 14 मीटर डालना है आपको, तो कैसे क्या करोगे, उसको या तो बेल्ट करोगे या लैप प्रोवाइड करोगे। ये सामने लैप जो मैं फिंगर दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से लेके पूरा थ्रू आउट लैप है हमारा। तो उसको मतलब जोड़ने के लिए उसका इक्वली, अगर टेक्निकल लैंग्वेज बोलूँ, इक्वली स्ट्रेस ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं, लैप करते हैं। तो ये मेन फंडा है लैप का। सामने आप देख रहे हो ये हमारा बार है, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, 12 मीटर लंबा बार है, पीछे से स्टार्ट हुआ है पूरा बीम से। मैं दिखा देता हूँ आपको, एक बार देख लो, ये देखो ये थ्रू आउट आ रहा है। और अगर अभी क्या है, हमारा बीम कंटिन्यूस है, तो इसको अगर कंटिन्यू रखना है तो क्या करेंगे, हम लैप करेंगे। लैप करने का मतलब लैप इन द सेंस मतलब दो चीज़ों को जोड़ना।
दो चीज़ों को जोड़ने के लिए। और इसका भी आईएस कोड कहता है कि आपको अगर अच्छे से ट्रांसफर करना है लोड तो क्या करना है, अच्छे से मतलब प्रॉपर वे से आपको लैब प्रोवाइड करना है। देखो ये जो था उसमें लैब प्रोवाइड कर दिया। कैसे लैब प्रोवाइड किया, दूसरा जरिए सरिया जोड़ दिया। और कितना जोड़ना है, मतलब कितना इंच कितना फुट जोड़ना है, वो मैं आपको अच्छे से आगे थियोरेटिकल वे से बताता हूँ। ये मेरा आ गया बीम, काफी वीडियो लंबी होने वाली है, पूरी देखोगे तो समझोगे कुछ, ऐसे कुछ नहीं। ये आ गया कॉलम, ठीक है। अभी जो डेवलपमेंट लेंथ होती है वो क्या होती है, ये सरिया आगे मतलब ये हमारा बीम कंटिन्यू है, ठीक है, और ये कॉलम है। तो ये जो ये स्टील बार है, ये ड्राइंग मेरी वैसी ही इतनी अच्छी नहीं है, ये यहां से लेके जो यहां तक बार होगा, मतलब यहां से ये मेरा जो स्टार्ट हो रहा है यहां तक क्या है आपकी डेवलपमेंट लेंथ। और इसको देने का होता कैसे, कैसे प्रोवाइड करते हैं, कई कई जगह आपने सुना होगा डेवलपमेंट कितनी दे देनी है, 50D 40D। ये कहां से आया क्या है कोई बताता नहीं है, तो मैं आपको बताने वाला हूं। और जो मेरे मतलब ऐसे भाई हैं जो सिविल इंजीनियर नहीं है, उनको समझने के लिए मैं अच्छे से लास्ट में आपको सब बताऊंगा, लेकिन आप देखते रहो, आपको काफी काम आएगा कैसे प्रोवाइड करना है। LD प्लस 10dB, और LD क्या है यहाँ, LD है डेवलपमेंट लेंथ। ये कहां से बना फार्मूला वो मैं बाद में बोलता जा रहा हूं, अभी बताता हूं थोड़ी देर में। LD प्लस 10dB, तो इसको लेना कैसे है, LD प्लस 10dB के हमारा जितना डाया का ये बार यूजर होगा, तो 25 mm में यहां ले लेता हूं। और LD क्या है हमारा यहाँ 50D कहां से आया, अभी उसका मैं थ्योरेटिकल वे से आगे बताता हूं, आप पहले देख लो। 10 × 25 और 50 × D कितने हमारा 25 प्लस 10 × 25, ये जो वैल्यू आएगी उतनी ये आपकी लेंथ होगी, ये याद रखना, ये होगी आपकी डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। अभी मैं लैब लेंथ में और एक चीज मैं बता दूं आपको, जो डेवलपमेंट लेंथ होती है वो कंप्रेशन मतलब अलग अलग रहती है हर चीज के लिए, ठीक है, ये वो रखना ध्यान में। और अभी आते हैं हम लैब लेंथ पे। लैब लेंथ क्या है हमारा, ये स्टील बार है और ये भी स्टील बार है, तो मतलब ये स्टील बार यहां से 12 मीटर से चलता आ रहा है, तो 12 मीटर का सरिया उसके बाद खत्म हो गया। अभी बीम हमारा कंटिन्यूस बीम है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, लैब कर देते हैं। और ये लैब कितना करने हैं वो मैं अभी स्टार्ट करता हूं। अभी समझ गए, जो मैं साइड पे दिखाया वो समझ गए ना। और एक चीज और समझ लो कि जो हमारा बीम है ये सिंपली स्पोर्टेड बीम है, और इसका कंप्रेशन जोन कहां रहता है, अलग। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि लैब अलग अलग होता है और डेवलपमेंट भी अलग अलग होती है। मतलब अगर कंप्रेशन जोन में आपने देनी है, इसकी लेंथ कितनी होगी, वो अलग अलग होगी। और सिंपली सपोर्टेड में ऊपर कंप्रेशन जोन होता है, नीचे टेंशन जोन होता है, नीचे न्यूट्रल। और जो कैंटिलीवर बीम होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, ऊपर हमारा टेंशन जोन होता है और नीचे कंप्रेशन जोन। क्यों, यहां से लोड पड़ेगा जब, तो इसका ये ऐसे बैंड होगा तो टेंशन कहां पड़ेगी, ऊपर में। और यहां पे अगर लोड पड़ेगा तो टेंशन कहां आएगी, यहां पे। तो ये अलग टॉपिक है, इस पे वीडियो है मैं बनाई हुई है, वो देख सकते हो। यहाँ हमारी डेवलपमेंट पे बात हो रही है तो मैं बताता हूँ आपको। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ ये LD की बात। तो LD हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ। LD क्या है हमारा, ये LD आ गया। मतलब एक बार मैं सिंपल करता हूँ आपको, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। डेवलपमेंट लेंथ है जो आपकी, वो साइड पे कितनी प्रोवाइड की जाती है, 50D 60D। ये थंब रूल ले लो आप, अगर आपको कुछ फार्मूला इतना दिमाग की दही नहीं निकालना है तो ये सिंपल क्या प्रोवाइड कर देना है, 50D 60D। और लैप लेंथ में क्या करना है आपको, 40D 60D। ये क्या है, थंब रूल, इस पे नहीं जाना है। मतलब अगर आपको नहीं ज्यादा प्रोवाइड, मैंने एक्स्ट्रा ही प्रोवाइड किया सेफ्टी के साथ, 1.25 मैंने एक्स्ट्रा मतलब सेफ्टी के साथ प्रोवाइड किया। इतना प्रोवाइड करोगे आप, आपका फेल तो नहीं होगा स्ट्रक्चर, लेकिन पैसा ज्यादा जाएगा। अगर मैं जो फार्मूला बता रहा हूं उससे निकालोगे तो आपका इजिली हो जाएगा, ठीक है। अभी LD का फार्मूला बताता हूं। LD क्या, डेवलपमेंट लेंथ निकालने का। तो वो क्या है, फार्मूला है डाया बार स्ट्रेस। देखो ये फार्मूला हमारा, उसकी वैल्यू ये लिखी है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा आपका। स्ट्रेस कंसीडर डिजाइन लोड, ये कुछ नहीं, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ क्या है। ये आ गया फार्मूले में, वैल्यू पुट करेंगे तो आपको डेवलपमेंट लेंथ मिल जाएगी। ये जो वैल्यूज हैं ये हमारा IS कोड ने दी हुई है सब। ये लिमिट स्टेट मेथड का है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का भी है। IS कोड कहाँ मिलेगा आपको, हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे हमारा ये मिल जाएगा। तो क्या है, M20 के लिए इतनी वैल्यू है, M25 के लिए इतनी वैल्यू है। क्या है M25, ये कंक्रीट के ग्रेड है M25। अगर M20 यूज कर रहे हो स्लैब में तो ये वैल्यू लेनी है, M25 कर रहे हो तो ये वैल्यू लेनी है, M30 कर रहे हो तो ये वैल्यू लेनी है। और M20 से कम आपको स्लैब में यूज नहीं करना, याद रखना।
अभी एल डी निकालने का क्या फंडा है, एल डी ये फाई क्या हमारा डाया बार, तो हम क्या डाया वहां यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा, लेकिन हम फार्मूला निकाल लेते हैं। तो फार्मूला था हमारा ये, ठीक है, स्ट्रेस कंसीडर डिजाइन लोड, मतलब कौन सा स्टील यूज कर रहे हो, FE 415, FE 500, इस पे सब वीडियो पड़ी हुई है मेरी, देख सकते हो। ये क्या है, स्टील पे लिखा रहता है, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है। तो 500 हम कर रहे हैं, FE 500 यूज कर रहे हैं, तो 500 आ जाएगा यहाँ किसकी जगह, इसकी जगह। अभी नीचे क्या है 4 इंटू 1.925, मतलब मैं M20 ग्रेड यूज कर रहा हूँ साइड पे, तो ये आ गया 1.92, तो ये आ गया। अभी वैल्यू सेम आ गई नीचे, इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और LD कितना आ गया हमारा 65.5। ये कहाँ आया, टेंशन जोन में। मैंने क्या कहा था, अलग होगा टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन का। ये आ गया हमारा टेंशन जोन का, कितना 65 मतलब आपको क्या, अगर टेंशन जोन है आपका, मतलब मैंने कहा जैसे कितना था वो हमारा था बीम सिंपली सपोर्टेड, कहाँ था टेंशन जोन उसका, कहाँ था नीचे में। तो अगर नीचे का एल प्रोवाइड करना है ऐसे आपका स्टील बार, ये जो डेवलपमेंट रेट रहेगी वो कितनी प्रोवाइड करनी है, 65 इंटू 5 कितना था 25 डाया, तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा उतनी आपको ये प्रोवाइड करना है कॉलम में, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका। अभी कंप्रेशन जोन की बात करूं तो कंप्रेशन जोन में चेंज क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, जो भी यहाँ फार्मूले के साथ क्या लग जाएगा, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, ये तो यूज करते नहीं होगा, मैंने देखा हुआ है काफी लोग काम करते हुए। ये इसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर देना अगर कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, गुड। अभी ये हो गया हमारा डेवलपमेंट लेंथ निकालने का। अभी मैंने जैसे कहा था, अभी मैं पहले लैब लेंथ बता देता हूँ। अभी आते हैं हम लैब लेंथ पे। तो लैब लेंथ कितनी देनी है, क्या करता है कोड, थंब रूल ले लो, कोड का कुछ नहीं, इसी हिसाब से चलना है आपको। टेंशन जोन है आपका, तो टेंशन जोन फिर से मैं बता देता हूं, ये ऊपर सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ये कंप्रेशन है, ये टेंशन है, बीच में न्यूट्रल है, तो कंप्रेशन जोन है जो। तो अगर आप सरिये यूज कर रहे हो M415, तो आपको कितना करना है, M20 ग्रेड यूज कर रहे हो तो 38 इंटू डाया जो स्टील बार यूज कर रहे हो, 25 का कर रहे होंगे तो 38 जो आएगा उतना आपको लैब प्रोवाइड करना है, ठीक है, ये याद रखना। अगर टेंशन जोन है, अभी मतलब टेंशन जोन कौन सा है, नीचे वाला, नीचे जो बार आएंगे हमारे सरिये, तो वो कितना है, अगर 500 यूज कर रहे हो तो 49 इंटू डाया, ये आ गया, जो वैल्यू आएगी उतना लैब लेंथ आप प्रोवाइड करना है। अभी मैंने जैसे कहा था, मेरे जैसे सिंपल लोग हैं जिनको नहीं पता चलता है ज्यादा, तो वो कैसे लेंगे, लैब लेंथ जो ले लेंगे, कितनी लेंगे, मतलब लैब लेंथ हमारी ले लेंगे 50D, मतलब जहां भी आप प्रोवाइड करोगे क्या करना है आपको 50 इंटू जो डाया प्रोवाइड कर रहे होगे वो लैब प्रोवाइड कर देना है। और डेवलपमेंट लेंथ के लिए क्या करना है आपको 50 इंटू डी, सेम, मतलब दोनों के लिए करोगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं गारंटी देता हूं कुछ नहीं होगा। और बात रही ये, तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, डेवलपमेंट लेंथ और लैब लेंथ जरूर प्रोवाइड करनी है जहां भी आप काम कर रहे हो। अगली जो गलती की गई है वो ये है कि किया क्या गया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में प्लिंथ बीम आपको दिखा गया, प्रॉपर प्लिंथ बीम नहीं दोगे तो आपके घर में भी ऐसे ही क्रैक देखने को मिलेंगे। प्रॉपर अगर प्लिंथ बीम की जितनी थिकनेस आनी चाहिए, मतलब वो अगर 400 mm का या 350 mm का, जिस हिसाब से सॉइल होगी उस हिसाब से प्लिंथ बीम की ज़रूरत वहाँ पड़ने वाली है। अगर आपने प्रॉपर डेप्थ में फुटिंग नहीं दी है तो आपके घर में भी ऐसे क्रैक्स देखने को मिलेंगे। और ये जो क्रैक्स दिख रहे हैं ये मोस्टली ऐसे बड़े बड़े क्रैक्स, जो देखो जो क्रैक्स ख़राब कौन से होते हैं, इस पर वीडियो है मेरी। जो क्रैक्स अगर मैं कहूँ 2-3 mm से ज़्यादा बड़े क्रैक्स होते हैं वो रिस्की हो सकते हैं आपके घर के लिए। तो ये तो 10-20 mm के क्रैक्स दिख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। ये हुए हैं सेटलमेंट से, और ये क्रैक नहीं आ सकते। सेटलमेंट से ये क्रैक्स मोस्टली देखे जाते हैं। और सेटलमेंट को हम अच्छे से रोक कैसे सकते हैं, उनको रोक सकते हैं, नीचे आपको फुटिंग दी, प्रॉपर डेप्थ तक आप फुटिंग दो उसको, ठीक है। और काली मिट्टी जहाँ हो वहाँ कभी घर नहीं बनाओ, प्रॉपर डेप्थ तक फुटिंग दो, और ऊपर आके प्लिंथ बीम दो, उसके ऊपर आके लिंटल बीम दो, उसके ऊपर आके स्लैब बीम दो। 3 टाइप के बीम अगर आप अपने घर में देते हो तो आपके वहाँ क्रैक्स चांसेस 80 से 90% कम हो जाते हैं क्रैक्स आने के।
तो ये चीज़ होती है, ये गलतियाँ की जाती हैं। ये क्यों होती हैं? क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं होता। तो कंस्ट्रक्शन के दौरान ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी ही रखनी है। अभी 3-4 चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। जो ये सामने आप देख रहे हो, कंक्रीट कभी भी आपको दूर से नहीं फेंकना है, वो अलग अलग हो जाता है। 1500 mm से ज़्यादा से कंक्रीट अगर नीचे फेंका, वो ख़राब चीज़ है, कभी आपको ये चीज़ नहीं करनी है। दूसरी, जो ये आप देख रहे हो, ये पूरा जो कंक्रीट है इसमें क्रैक्स आ गए हैं, ये क्रेजिंग क्रैक आ गए हैं। ये किस वजह से आए हैं? ये हुआ है जब आप गर्मी में कंक्रीटिंग करते हो, जब बहुत ज़्यादा गर्मी है, 40 के ऊपर टेम्परेचर है, तो आप कंक्रीटिंग करोगे तो पानी एकदम से ऑब्जॉर्ब ऊपर उड़ जाता है, वेपोरेट हो जाता है, तो उस कारण श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं और एक ऐसे क्रैक्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अगर पानी ज़्यादा हो जाता है कंक्रीट में, वाटर रेशो ज़्यादा हो जाती है, तो ये क्रैक्स आपको देखने को आएंगे। अगर आपने प्रॉपर कवर प्रोवाइड नहीं किया है स्टीरअप में, सरिये में, तो आपको ऐसे क्रैक्स देखने को मिलेंगे।